हमारे हीरो की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो एक सीधा साधा लड़का था जिसे बस अभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिला ही था। पर जश्न मनाने से पहले ही ट्रक कून ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। कैंपस जाकर एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड बनाने का उसका सपना अधूरा ही रह गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक फैंटेसी दुनिया में इयन रेवन के रूप में पाया। पर किस्मत यहां भी खराब निकली। वो किसी रईस खानदान में नहीं, बल्कि एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ था। सोने पर सुहागा ये कि उसके बाल काले थे, जो वहां अशुभ माने जाते थे, और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था। कुछ सालों बाद जब उसके माता पिता और बड्डे भाई काम की तलाश में बाहर गए, तो इयान और उसकी छोटी बहन खाने की तलाश में भटकने लगे। काले बालों की वजह से दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे, और इयान चिढ़कर बस यही सोचता था कि उसे ऐसी घटिया जिंदगी में दोबारा जन्म क्यों मिला। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुली। उसे लगा कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, पर सिस्टम ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे सीधा नोबडी घोषित कर दिया। इयान को ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि उसे खुद से कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। उसका सपना बस एक किसान बनने का था, पर उसे यकीन था कि अगर वो पढ़ाई करे तो वो किसी भी काम में सफल हो सकता है। अपनी बहन को भुनी हुई मछलियां खिलाने के बाद वो उसे डिजर्ट खिलाने के बहाने जंगल ले गया। बहन जंगली बेरियां खाकर मजे कर रही थी कि तभी सामने एक खौफनाक जानवर आ गया। एक विशाल भालू। भालू की दहाड़ सुनकर दोनों की रूह कांप गई। इयान ने अपनी बहन को बचाने के लिए उसे गले से लगा लिया। जैसे ही भालू हमला करने वाला था, पीछे से एक जादुई आग का गोला आया और भालू का काम तमाम कर दिया। इयान ने हैरानी से देखा कि वहां चश्मा पहने एक औरत खड़ी थी, जो कह रही थी कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पावर इस्तेमाल कर ली। उस औरत ने अपना परिचय एरिडस के रूप में दिया और बताया कि वो एक वॉन्डरिंग मेज है। इयान दंग रह गया, क्योंकि उसने सुना था कि जादूगर बड्ढे शक्तिशाली होते हैं जो युद्ध के मैदान में तबाही मचा देते हैं। उसे समझ नहीं आया कि ऐसी महान हस्ती उसके जैसे मामूली गांव में क्या कर रही है। एरिडुस ने बताया कि वो यहां एक काले बालों वाले बच्चे को ढूंढने आई है। इयान ने बताया कि पूरे इलाके में उसके अलावा किसी और के बाल काले नहीं हैं। एरिडस समझ गई कि उसे सही लड़ी डेज का मिल गया है। असल में एरिडस के गुरु स्पेस टाइम मेज ने उसे भविष्यवाणी की थी कि उसे इस इलाके में जाकर एक काले बालों वाले लड्डेजके को अपना चेला बनाना होगा। इयान को लगा कि जादूगर खतरनाक हो सकते हैं, पर उसे एरिडस काफी दयालु लगी। उसने एरिडस से उस जादू के बारे में पूछा जो उसने भालू पर चलाया था। एरिडस ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर तुम सीखो तो तुम भी यह कर सकते हो। इयान की आंखों में चमक आ गई। जब एरिडस ने उसे अपना चेला बनने का ऑफर दिया, तो उसने बिना वक्त गंवाए हां कर दी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इयान के माता पिता और वहां के लॉर्ड से इजाजत लेकर एरिडस उसे अपने साथ ले गई। पढ़ाई शुरू करने के लिए उसने इयान के सामने एक भारी भरकम किताब रख दी। यह जादू की बुनियादी किताब थी जो मोरोनियस भाषा में थी। इयान ने जी तो डी मेहनत शुरू की। सिस्टम उसे हर कदम पर उसकी प्रोग्रेस दिखा रहा था। इयान को उस भाषा में महारत हासिल करने में पूरे 7 ईयर्स लग गए। एरिडस ने ऐलान किया कि अब किताबी पढ़ाई खत्म हुई और अब अगले कदम की बारी है। अगले ही पल एरिडस ने इयान को एक बहुत ऊंची जगह से नीचे फेंक दिया। इयान डर के मारे चीखने लगा, गुरुजी, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही हैं। मैंने तो सिर्फ भाषा सीखी है। एरिडस चिल्लाई, हवा की आवाज को सुनो। इयान चकरा गया कि गिरते वक्त उसे हवा के शोर के अलावा क्या सुनाई देगा। तभी उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो हैरान थी कि एक इंसान आसमान में उड्डयच रहा है। इयान समझ गया कि यह मोरोनियस भाषा की आवाज है। उसने उस आवाज को महसूस किया और अपने आसपास की हवा को कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे उसे एक नई स्किल मिली, विंड मैजिक। जब वो मौत के मुंह से बचकर सही सलामत जमीन पर उतरा, तो उसकी मास्टर उसका मजाक उड़ाने लगी और उसे कुदरत के रहस्यों के बारे में समझाने लगी। इयान समझ गया था कि उसकी जादुई यात्रा अब सही मायनों में शुरू हुई है। एरिडस उसे समझाती है कि जादू असल में कुदरत के महान रहस्यों यानी मिस्टरीज ऑफ नेचर से बात करके उनकी ताकत उधार लेना है।
अब जब इयान हवा की आवाज सुन सकता था, तो उसकी मास्टर ने कहा कि अब अगले रहस्यमयी शोर को पकड़ बेचने का वक्त आ गया है। इयान ने जोश में कहा कि वो तैयार है और एरिडस ने उसे सीधा पानी के अंदर झोंक दिया। पानी में डूबते डूबते इयान ने किसी तरह वाटर मैजिक पर भी महारत हासिल कर ली। इसके बाद बारी थी आइस मैजिक की। एरिडस उसे एक बर्फीले मैदान में ले गई जहां ठंड के मारे इयान की जान निकलने वाली थी, पर अपनी गजब की सीखने की रफ्तार से उसने इसे भी सीख लिया। एरिड्स हैरान थी, पर इयान इतना थक चुका था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बिना आराम दिए मास्टर ने अगला टास्क दिया, फायर मैजिक। इयान के सामने आग का एक विशाल तांडव था जिसे देखकर उसकी पैंट गीली होने वाली थी, पर मौत के एक और करीब अनुभव के बाद उसने आग को भी वश में कर लिया। अब आखिरी पटढव था, अर्थ मैजिक। इयान को एक गुफा में भेजा गया जहां उसके दिमाग में पहेलियां गूंजने लगीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे लगा कि शायद उसके अंदर मिट्टी के जादू की काबिलियत ही नहीं है। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो खुली जिसमें बताया गया कि उसके पास बोनस स्किल पॉइंट्स हैं। इयान खुश हो गया कि वो इस दुनिया में एक चीट प्लेयर की तरह है। उसने तुरंत वो पॉइंट्स अर्थ मैजिक में डाल दिए। स्क्रीन पर तेज रोशनी हुई और अब उसे जमीन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। इयान खुश था कि उसने ये भी सीख लिया। रास्ता देखने के लिए उसने अपनी मशाल जलाई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे रोशनी से नफरत है। इयान चौंक गया, क्या ये अर्थ मैजिक बोल रहा है? आवाज आई, नहीं, मैं अंधेरा यानी डार्कनेस हूं। इयान गुफा से बाहर भागा और एक्साइटमेंट में मास्टर को बताया कि उसने न सिर्फ मिट्टी का जादू बल्कि शैडो मैजिक भी सीख लिया है। एरिडस दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि इयान ने उस डरपोक और शर्मीले अंधेरे की आवाज सुन ली। एरिडस ने गंभीर होकर कहा, इयान, अब पहाड़ से नीचे उतरने का वक्त आ गया है। इयान ने पूछा कि अब हम कहां जा रहे हैं, पर एरिडस ने कहा, हम नहीं, तुम। अब हमारे रास्ते अलग होते हैं। उसने क्रोनोलिक शहर की तरफ इशारा किया जहां स्पेस टाइम मैजिक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उसने कहा कि अगर इयान की किस्मत में होगा तो वो वहां स्पेस टाइम मेज से मिलेगा और समय का जादू सीखेगा। उसने जाते जाते कहा, 3 इयर्स बाद मुझे ड्राइनहाइम में मिलना। इयान अकेले ही उत्तर की ओर निकल पड़ दिया। उसे रास्ते में रीक मिला जो रैबिट फुट मर्चेंट गिल्ड का मालिक था। रीक ने पूछा, क्या तुम पहली बार उत्तर की तरफ जा रहे हो? वहां ड्रैगन पहाड़ियां हैं जहां खतरनाक ड्रेक्स मिलते हैं। क्या तुम्हें लड़ना या भागना आता है? इयान ने नर्वस होकर कहा, मुझे दोनों ही ठीक से नहीं आते। रीक को लगा कि यह लीड एज का बिल्कुल बेकार है। इयान ने धीरे से कहा, मैं एक जादूगर यानी मेज हूं। यह सुनते ही रीक उछल पड्डा। आसपास मौजूद भाद्य के सैनिक यानी मर्सनरीज हंसने लगे। उन्होंने इयान के दुबले पतले शरीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ये जादूगर है तो फिर तो कोई भी जादूगर बन सकता है। इयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने बदतमीज क्यों हैं। तभी नीले बालों वाली एक लड़डचकी जिसने हुड पहना हुआ था उसके पास आई। उसने इयान की आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम वाकई जादूगर हो तो इन सैनिकों को अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाओ और इनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। इयान ने जब उस लड़डचकी से पूछा कि उसका क्या मतलब है तो उसने समझाया, देखो, ये भाद्य के सैनिक यानी मर्सनरीज हर किसी को नीची नजर से देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जादूगर हो या नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें अपनी ताकत का जलवा दिखाना होगा। जब ये तुमसे डरेंगे तभी ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इयान को बात तो सही लगी, पर वो उलझन में था क्योंकि उसे कभी गुस्सा करना आता ही नहीं था। तभी उसकी नजर एक सैनिक पर पड़ी जो इयान की प्लेट पर थूक रहा था और फिर एक पत्ते से उसे रग दाचकर साफ कर रहा था। यह देखते ही इयान का पारा चढ़ गया। अचानक पूरी धरती किसी भूकंप की तरह हिलने लगी। वो सैनिक डर के मारे कांपने लगा जब इयान ने उसके पास जाकर कड़ैचिक आवाज में पूछा, तुम मेरी प्लेट पर थूक क्यों रहे हो? सैनिक ने पसीना पोंछते हुए गिद्ध गिद्धाकर कहा, हुजूर, मैं तो बस प्लेट साफ कर रहा था। इयान दहाड़ा, तो पानी से साफ करते। सैनिक ने बहस करते हुए कहा, साहब, पानी तो गंदा होता है, उसमें कीड़े और मिट्टी होती है। थूक तो पानी से कहीं ज्यादा साफ यानी हाइजीनिक होता है।
यह सुनकर इयान का दिमाग चकरा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मध्यकालीन युग यानी मेडिवल एरा में साफ सफाई का स्तर इतना गिरा हुआ है। गुस्से में इयान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पास जल रही आग और भी तेज हो गई। उसने हुक्म दिया, अभी के अभी नदी से पानी भर कर लाओ। सैनिक उसकी लाल आंखें देखकर जान बचाकर पानी लेने भाग खड़े हुए। उसी रात सैनिक जंगल में उस नीले बालों वाली लड्डिचकी को ढूंढ रहे थे जिसे वे कैथी कहते थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ डाकुओं ने कैथी को किडनैप कर लिया है। इससे पहले कि सैनिक कुछ कर पाते, डाकुओं ने तीरों की बौछार कर दी और दोनों गुटों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। मौके का फायदा उठाकर कैथी ने डाकू के हाथ पर जोर से काटा और वहां से भाग निकली। डाकुओं के सरदार ने अपने चेलों को हुक्म दिया, लड्डकी निकल गई है, उसे जिंदा पकड़ दो। इधर यान अपने टेंट में चैन की नींद सो रहा था कि तभी अंधेरे यानी डार्कनेस ने उसे जगाकर खतरे का इशारा दिया। तभी रीक टेंट में घुसा और बताया कि बाहर तबाही मच गई है। डाकुओं ने सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। कैथी एक पेडेच के पीछे छिपकर थर थर कांप रही थी। तभी एक डाकू ने उसे ढूंढ लिया और तलवार तानकर चिल्लाया, खड्डी हो जा वरना हाथ काट दूंगा। कैथी को लगा कि अब उसका अंत करीब है। तभी एक साया आया और उस डाकू को उड़ाकर दूर फेंक दिया। कैथी ने पीछे मुद्दा कर देखा, वो इयान था। इयान ने बड्ढे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरे पीछे आओ। इयान ने डार्कनेस को हुक्म दिया और पूरे इलाके में घुप अंधेरा छा गया। डाकू पागल हो गए। उन्होंने मशालें जलाईं पर उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। इयान शैडो आर्ट्स की मदद से अंधेरे में भी सब देख पा रहा था। जब वो लोग भाग रहे थे, एक डाकू ने रीक पर हमला करना चाहा। इयान ने डाकू की मशाल की आग को हुक्म दिया, इसे जला डालो। आग भदक उठी और उस डाकू को जिंदा जला दिया। इयान को लगा डाकू डर जाएंगे, पर उलटा डाकू सरदार चिल्लाया, इनके साथ एक जादूगर है, इसे पकड़ दो। तभी अचानक वहां एक ड्रेक प्रकट हुआ और उसने एक झटके में एक डाकू को चबा लिया। इयान और बाकी सबकी रूह कांप गई। डाकू सरदार तो अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो गया। इयान को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी सिस्टम की आवाज आई, आपने एक प्राचीन रहस्य यानी प्राइमीवल मिस्ट्री को देखा है। आपको नई स्किल मिली है, समनिंग आर्ट्स। इयान चकरा गया कि यह क्या बला है। उसने ड्रेक से बात करने की कोशिश की, पर ड्रेक ने एक भयानक दहाड़स मारी जिससे सब दहल गए। पर इयान डटा रहा क्योंकि उसे कुदरत के रहस्यों पर पूरा भरोसा था। उसने ड्रेक से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। पर ड्रेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इयान ने बिना देर किए अपने सारे पॉइंट्स समनिंग आर्ट्स में झोंक दिए। जैसे ही स्किल लेवल बढ़ा, उसे ड्रेक की आवाज सुनाई देने लगी। ड्रेक ने गरजते हुए कहा, इंसान, अपना वक्त बर्बाद मत कर, जो कहना है जल्दी कह। इयान ने शांति से कहा, मुझे तुमसे लड़ डीचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ड्रेक हंसा, मुझसे लड़ने की तेरी औकात भी नहीं है। इयान ने हां में सिर हिलाया और कहा कि अगर हम लड्ढे तो पक्का मारे जाएंगे। ड्रेक ने टेढ़ी नजर से पूछा, तो क्या तू ये चाहता है कि मैं तेरी जान बचाऊं? ड्रेक ने इयान और उसके साथियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जैसे लोगों को मारना मेरे लिए मामूली बात है। इयान ने चैन की सांस ली, क्योंकि कम से कम ड्रेक ने उन्हें तुरंत खाने के बजाय बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी ड्रेक ने एक नई मुसीबत खद्दी कर दी। उसने दहाड़ते हुए कहा कि वो अभी बहुत खराब मूड में है। ड्रेक की दहाड़ से बाकी मुसाफिर खौफ के मारे घुटनों पर आ गए। इयान घबरा गया, पर उसने सोचा कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। इयान ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि आखिर उसके खराब मूड की वजह क्या है? ड्रेक ने गुर्राते हुए कहा, मैं तुझे अपनी निजी बातें क्यों बताऊं? इयान ने नरमी से कहा कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। ड्रेक फिर चिल्लाया, इंसान, तू बहुत घमंडी है। एक मामूली इंसान मेरी क्या मदद करेगा? इयान ने बहस करने के बजाय अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने खुद को विंड पावर के घेरे में ले लिया। ड्रेक ये देखकर दंग रह गया। इयान ने कहा, मैं बस एक छोटा सा जादूगर हूं जो दुनिया के रहस्यों की तलाश में है। अगर मैं अपनी इस मामूली शक्ति से आपके काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ड्रेक की नफरत अब कम होने लगी थी और इयान समझ गया कि अब बातचीत यानी निगोशिएशन का सही मौका है। इयान को अपने गुरु एरिडस की बात याद आई। जादू सिर्फ शक्ति नहीं,
बल्कि रहस्यों के साथ संवाद यानी सोशल मैन्यूवरिंग है। इयान ने चुपके से अपना स्टेटस विंडो खोला और एक्सपर्ट समनिंग टेक्निक चेक की। जो उसे पता चला, उसने इयान के होश उड़ा दिए। तकनीक के हिसाब से ड्रेक को मनाने का तरीका था उसे शराब पिलाना। ड्रेक जितना बड्डा हो, शराब उतनी ही कट डेथ होनी चाहिए, और शराब पिलाने के बाद ड्रेक की जितनी हो सके उतनी मक्खनबाजी यानी सकअप करनी थी। इयान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ये सब करना पड़ेगा, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था, पर जान बचाने के लिए उसने यही रास्ता चुना। उसने ड्रेक से कहा, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, क्या मैं उसे पेश कर सकता हूं? ड्रेक ने मंजूरी दे दी। इयान ने तुरंत रीक को हुक्म दिया कि वैगन से सबसे कड़क शराब लेकर आए। जब शराब लाई गई तो ड्रेक को वो मात्रा कम लगी। इयान ने चतुराई से कहा, हुजूर, इंसानी दुनिया में जो चीज जितनी कम होती है उतनी ही कीमती और असरदार होती है। इयान ने एक कप भरा, पर ड्रेक को शक हुआ कि इसमें कोई जहर तो नहीं। इयान ने खुद एक बड्ढा घूंट भरा ताकि यकीन दिला सके। शराब इतनी कड़क थी कि इयान की जान निकलने वाली थी, पर उसने खुद को संभाला। इयान के कहने पर ड्रेक ने शराब चखी और चखते ही उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। उसने कहा, यह स्वाद तो अजीब है, पर इसकी लत लग रही है। इयान ने मौका ताड़ डर लिया और कहा, अभी तो शुरुआत है हुजूर, और पीजिए। देखते ही देखते ड्रेक 7 ड्रम शराब गटक गया और मजे में आ गया। इयान का प्लान उसे पिलाकर सुलाने का था ताकि वे भाग सकें, पर ड्रेक तो टस से मस नहीं हुआ। तभी ड्रेक ने खुद ही अपने खराब मूड का राज खोल दिया। उसने बताया कि उसका घोंसला यानी नेस्ट बहुत ही बेकार और तंग जगह पर है। उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा कहती थी कि वो जगह अच्छी है, पर उसे बाद में पता चला कि दूसरे लोग पीठ पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से उसे बुरा लगा और उसने ब्रेकअप कर लिया। ड्रेक दर्द में जोर से दहाड़ा, जिससे सोए हुए मुसाफिर फिर से बेहोश हो गए। इयान को उस पर तरस आया। उसे लगा कि प्यार के मामले में ड्रेक भी इंसानों जैसा ही है। उसने एक डील ऑफर की, मैं अपने जादू से आपका घोंसला शानदार बना दूंगा, पर बदले में आपको भी कुछ करना होगा। अगली सुबह जब रीक और बाकी लोग होश में आए तो उन्होंने देखा कि इयान खुद गाड़ी खींच रहा है। कैथी ने पूछा कि क्या ड्रेक अपने घोंसले में चला गया? इयान ने बताया कि ड्रेक उनका इंतजार कर रहा है। रीक डर गया, क्या वो हमें खाने के लिए रुक रहा है? इयान ने उन्हें शांत किया और बताया कि उसने ड्रेक के साथ एक डील की है। मैं उसका घोंसला ठीक करूंगा और बदले में वो तुम सबको सही सलामत जाने देगा। मुसाफिरों को लगा कि इयान ने उनकी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी है, और वे इयान को किसी मसीहा की तरह देखने लगे। इयान ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई यात्रा का अगला कदम बढ़ाया। इससे पहले कि इयान को कुछ पता चलता, रीक और बाकी मुसाफिरों ने उसके लिए एक गाना समर्पित कर दिया। वे पूरे दिल से गा रहे थे कि कैसे इयान ने अकेले ही उस ड्रेक को धूल चटा दी। उन्होंने इयान को किसी देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया था। जाने से पहले इयान ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि उसके बिना कहीं न जाएं और उसके लौटते ही निकलने के लिए तैयार रहें। इयान के जाते ही मुसाफिरों ने अपनी गिनती यानी हेड काउंट शुरू की, लेकिन उन्हें भनक भी नहीं लगी कि कैथी वहां से चुपचाप गायब हो चुकी है। जब इयान ड्रेक के घोंसले में पहुंचा तो वहां की हालत देखकर वो खुद दंग रह गया। ड्रेक ने इयान के चेहरे के भाव पढ़ लिए और चिल्लाया, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। इयान ने उसे शांत किया। पीछे हटने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस मुआयना कर रहा हूं। इयान मोरोनियस भाषा का इस्तेमाल कर करके बुरी तरह थक चुका था। वो बस जल्दी से काम खत्म करके आराम करना चाहता था। इयान ने धरती यानी अर्थ को पुकारा और उससे मदद मांगी, पर धरती ने झिझक कर जवाब दिया, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, बाद में आना। इयान को यकीन नहीं हुआ कि धरती उससे नाराज है। जब ड्रेक ने पूछा कि क्या बात हुई, तो इयान ने बताया कि धरती ने बात करने से मना कर दिया है, पर वो दोबारा कोशिश करेगा। ये सुनकर ड्रेक हताश हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी सोलमेट थी ही नहीं, इसलिए ये घोंसला ठीक नहीं हो पा रहा। ड्रेक ने अपना परिचय दिया। उसका नाम लॉन्गटेल ड्रेक था और उसने इयान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
जैसे ही इयान ने हाथ मिलाया, सिस्टम ने बताया कि उसे समन लॉन्गटेल की स्किल मिल गई है। इयान खुश तो था, पर उसे बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ कर नहीं पाया। तभी लॉन्गटेल उसे अपने खजाने के कमरे में ले गया। वहां बेशकीमती जवाहरातों का ढेर लगा था। लॉन्गटेल ने कहा, हम दोस्त हैं, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। इयान को अपने मास्टर की बात याद आई कि ड्रैगन्स को खजाना इकट्ठा करने का शौक होता है। इयान ने जवाहरातों को देखा और सोचा कि काश धरती इन्हें देख पाती तो शायद उसका मूड ठीक हो जाता। तभी इयान को एक तरकीब सूझी। उसने लॉन्ग टेल से पूछा कि क्या वो जमीन पर कुछ आकृतियां बना सकता है। इयान ने वहां एक जादुई घेरा यानी मैजिक सर्कल बनाया, जैसा उसके मास्टर ने सिखाया था। जब कोई रहस्यमयी शक्ति यानी मिस्ट्री रूठ जाए तो जादुई घेरे में तोहफा देकर उसे मनाओ। इयान ने घेरे के बीच में एक चमकता हुआ रत्न रखा और फिर से धरती को पुकारा। रत्न देखते ही धरती का मूड बदल गया। इयान ने उसे दीवारें चिकनी और सुंदर बनाने को कहा और देखते ही देखते पूरा घोंसला इतना शानदार बन गया कि लॉन्ग टेल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने इयान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो यहां अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकेगा। तभी अचानक इयान को चक्कर आने लगे और उसकी नाक से खून बहने लगा। लॉन्ग टेल घबरा गया, पर इयान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लॉन्ग टेल पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि इयान को क्या हुआ। तभी उसे दूर से कैथी की आवाज सुनाई दी। लॉन्ग टेल को लगा कि वो इयान को चोट पहुंचाने आई है और वो उस पर धाधा, पर कैथी ने चिल्लाकर कहा, मैं इयान की दोस्त हूं, मुझे उसे देखने दो। लॉन्ग टेल ने उसे रास्ता दिया। जब इयान को होश आने लगा तो उसका हाथ अनजाने में कैथी के हाथों पर पट्टी ढा। बेहोशी की हालत में उसे लगा कि वो अपनी पुरानी दुनिया में है और अपना फोन ढूंढ रहा है। उसे लगा उसका फोन इतना मुलायम यानी सॉफ्ट कैसे हो गया। वो कैथी के हाथ दबाता रहा जब तक कि उसकी आवाज इयान के कानों में नहीं पर डिड्ढी। इयान हड्ड-बद्धाकर उठा और कैथी को वहां देखकर चौंक गया। कैथी ने उसे आराम करने को कहा क्योंकि लॉन्ग टेल से बात करने के चक्कर में इयान ने अपनी समनिंग पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इयान को शर्मिंदगी महसूस हुई कि कैथी ने उसे इस हालत में देख लिया। उसने लॉन्ग टेल के बारे में पूछा तो कैथी ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल गया है। इयान ने कैथी से माफी मांगी, पर कैथी ने कहा कि सब ठीक है। इयान को ताज्जुब हुआ कि वो लॉन्ग टेल के पास से बचकर कैसे आई। कैथी ने बताया कि उसने बस इतना कहा कि वो इयान की दोस्त है और लॉन्ग टेल ने उसे आने दिया। बातचीत के अंत में कैथी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, इयान, कल रात जो हमला हुआ था वो असल में तुम्हारी वजह से हुआ था। इयान दंग रह गया। इयान को शक हुआ कि क्या कैथी उन डाकुओं के साथ मिली हुई है। इयान ने मजाक में कहा, अक्सर कहानियों में सुंदर लड्ढकियां ही विलेन या डाकुओं की सरदार होती हैं। कैथी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, इयान, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो राज बताऊं जो तुम नहीं जानते। सच तो ये है कि मैं कैथी हूं ही नहीं। इयान का मुंह खुला का खुला रह गया। इयान को लगा था कि वह शायद अपनी बात मैं इस देश की राजकुमारी हूं कहकर खत्म करेगी, लेकिन उसने अपना असली नाम लूसी बताया, जो टेरियन खानदान से ताल्लुक रखती है। लूसी ने खुलासा किया कि जो डाकू उसके पीछे पड़े थे उन्हें असल में उसके मंगेतर ने ही भेजा था ताकि उसे किडनैप किया जा सके। इयान को पहले लगा कि यह प्रेमियों का कोई आपसी झगड़ा है, पर लूसी की आंखों में खौफ देखकर उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है। लूसी ने बताया कि वह अपने मंगेतर से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, पर पिछली रात के हमले के बाद उसका अकेले बचने का भरोसा टूट गया है। उसने इयान से मदद की गुहार लगाई। इयान ने उसे शांत किया और भागने की वजह पूछी। लूसी ने बताया, मेरा टेरियन परिवार फियन क्षेत्र पर शासन करता है, पर हमारे पास सैनिकों की कमी है। क्षेत्रीय युद्धों से बचने के लिए मेरे माता पिता ने मेरी सगाई एक ऐसे शूरवीर यानी नाइट से कर दी जो पहले एक मशहूर मर्चेंट कैप्टन था। शुरुआत में सब ठीक लगा, पर जैसे ही उसे ताकत मिली उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने मेरा अपमान किया और महल में अपनी अय्याशी शुरू कर दी। जब लूसी के माता पिता ने यह सगाई तोड़ देने की कोशिश की तो उस दरिंदे ने उन्हें जहर दे दिया। इयान यह सुनकर दंग रह गया। लूसी ने बताया कि वह शख्स जानता है कि शादी टूटी तो उसकी सारी पावर छिन जाएगी, क्योंकि बिना लूसी के वो महज एक आम नागरिक है
और खानदान की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता। इसलिए उसने नौकरों को डराकर चुप करा दिया और लूसी को कैद करना चाहा। लूसी एक वफादार नौकर की मदद से वहां से भाग निकली, पर वो मंगेतर अब भी उसका पीछा कर रहा है। इयान को समझ आ गया कि वो एक बहुत बड्डे कमीने यानी स्कमबैग से निपट रहे हैं। लूसी ने रोते हुए इयान से कहा कि अगर वह उसे धोखा देकर उस मंगेतर को बेच भी दे तो उसे चंद चांदी के सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर वो उसकी मदद करे तो वह उसे टेरियन खानदान तक देने को तैयार है। इयान ने सोचा कि एक किसान के बेटे के लिए एक कुलीन यानी नोबल लड़की से शादी करना और जागीर पाना एक बड़ा मौका है। पर फिर उसे अपने जादूगर बनने के करियर की याद आई। उसने तय किया कि राजनीति और रईसी के बजाय वो जादुई शक्तियों पर ध्यान देगा। लूसी की मदद करके उसे अनुभव भी मिलेगा और यात्रा का खर्च भी निकल जाएगा। इयान ने कहा, देखो, जादूगर योद्धा नहीं होते, तुम्हें किसी तलवारबाज से मदद मांगनी चाहिए थी। लूसी फिर से गिड्ढ गिड्ढाने लगी तो इयान ने हार मान ली। ठीक है, अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सुरक्षित निकालने में मदद करूंगा, पर उसके बाद जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यह सुनकर लूसी अपना चेहरा ढककर रोने लगी। इयान हड्डबड्धा गया। अरे, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो बस मदद की बात कर रहा था। पर लूसी ने आंसू पोंछते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। जब दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि लॉन्ग टेल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए धूप में बैठकर खुद को चमका रहा यानी टैनिंग कर रहा था। लॉन्ग टेल उन्हें देखकर खुश हुआ और इयान को अपनी पीठ पर बैठने का न्योता दिया। लॉन्ग टेल ने लूसी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, ओए, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ऊपर बिठा ले। इयान ने तुरंत सफाई दी। अरे भाई, तू गलत समझ रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेक की भाषा नहीं जानती थी। इयान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर बिठाया और लॉन्गटेल शान से उड़ता हुआ मुसाफिरों की तरफ चल दिया। उधर नीचे मुसाफिरों के बीच बहस चल रही थी। कुछ व्यापारी कह रहे थे कि डाकू दोबारा हमला कर सकते हैं और उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। रीक खामोश था। उसने बस इतना कहा, हमें उस जादूगर का इंतजार करना ही होगा।